नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज हम बात करेंगे 3 तलाक की। मुस्लिम समाज में 3 तलाक के मुद्दे पर लंबे वक्त से बहस जारी है। इस प्रथा के खिलाफ अब खुद मुस्लिम महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलवाने का वायदा भी किया है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसका विरोध भी कर रही है। फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें कहीं पर फोन पर तो कहीं पर ईमेल पर, यहां तक कि व्हाट्सएप पर भी तलाक जारी है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यमुनानगर से एक खबर आई। खबर यह थी कि एक शख्स ने भरी पंचायत में अपनी पत्नी को 3 बार तलाक तलाक कह दिया और तलाक हो गया। लेकिन इससे बड़ी हैरानी की बात उस पंचायत में यह हुई कि ये पंचायत जो लगाई गई थी, ये दोनों को मनाने की कवायद थी, यानी मियां बीबी के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत हो रही थी। यह अलग बात है कि महिला ने इस तरीके के कानून को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन सवाल तो तलाक के ऐसे तरीकों पर उठ रहे हैं। सवाल यह है कि 3 हर्फ बेटियों की जिंदगी कब नर्क बना दें, पता ही नहीं चलता। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट आज इसी मौजू पर होगी, लेकिन हमेशा की तरह देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू आज हमने रखा क्यों है। यमुनानगर के पुराना हमीदा में पति पत्नी के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। दोनों को समझाने के लिए पंचायत बैठी। मामला अचानक तब बिगड़ गया जब गुस्से में आकर गुलजार ने रुबीना को 3 बार तलाक तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। पंचायत भी कौम का मसला मानकर मौके से चली गई, पर रुबीना को पति की ये हरकत नागवार गुजरी और उसने ये तलाक मानने से इनकार कर दिया। सीधा संदेश यही कि रिश्ता तोड़ना है तो अदालत जाओ। ये वो घरेलू मामला था हमारा। उन्होंने गुस्से में आकर पंचायत इकट्ठे करके तलाक दे दी और मैं इस बात को नहीं मानती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। इन सबको मैं नहीं मानती। मैंने उनको बोला है कि अगर तलाक देने है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। वो मुझे उसी टाइम निकाल रहे थे, लेकिन मैं नहीं गई वहाँ से। बेगम का ये अंदाज देखने के बाद शौहर मियाँ के तेवर भी ढीले नजर आ रहे हैं। अब वो पूरी खबर को ही अफवाह बता रहे हैं। कहते हैं कि पढ़ा लिखा शख्स होने के नाते वो ऐसा भला क्यों करेंगे। हमारा कोई मुद्दा तलाक का है ही नहीं। हमारा तो एक घरेलू मुद्दा था, उसमें 5 आदमी करके उनके रिश्तेदार बैठ के हमारे को लड़का लड़की को समझा गए। मेरे 2 बच्चे हैं, मियाँ बीबी में हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई तलाक का मुद्दा है ही नहीं। हमारे को फ्री फंड बदनाम किया जा रहा है। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, +2 हैं। हमारे यहाँ को तलाक का मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। कैसे मानता हूँ मैं? किसी की लाइफ कैसे मैं खराब कर सकता हूँ? 3 तलाक का ये मामला पुलिस के पास भी पहुंचा, लेकिन घरेलू झगड़े की शिकायत के तौर पर। हमारे पास तो गुलजार है जो रुबीना का पति है, उसने कंप्लेंट दी थी। रुबीना और उसके एक पड़ोसी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। उसके बारे दोनों पक्षों को कल बुलाया गया था। दोनों पक्ष टाइम लेके चले गए। 3 तलाक को लेकर अब महिलाएं संजीदा हो गई हैं। रुबीना के इस साहसिक कदम से एक परिवार बिखरने से बच गया। उसने साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी, अपने बच्चों के साथ रहेगी। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उम्मीद जताई है कि महिलाओं के अधिकार के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी से। अनुप्रिया जी, आज ट्रिपल तलाक का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई तलाक पीड़ित महिलाओं ने मुलाकात की और ये उम्मीद की कि जल्द से जल्द इस मामले में उन्हें राहत मिले। आपको लगता है कि जल्दी ऐसा हो पाएगा?
देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तेज़ी से काम कर रही है, केंद्र की सरकार जिस तेज़ी से काम करती है, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि देश और प्रदेश के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की समानता की, महिलाओं की डिग्निटी की जहाँ तक बात है, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो। इसलिए यदि महिलाओं को आशा की किरण नज़र आती है तो उसमें कोई चकित होने वाली बात नहीं है। उन महिलाओं का ये भी कहना है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने इसी वायदे पर यूपी में बीजेपी एनडीए गठबंधन को वोट किया कि ट्रिपल तलाक से उन्हें मुक्ति मिलेगी, जो उनके समाज की बड़ी बुराई है। सेंटर पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है, तो लगता है कि यूपी और केंद्र दोनों मिलकर इन महिलाओं को रास्ता देंगे। देखिए, अगर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, बराबरी के लिए खड़ी होना चाहती हैं और सरकार में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा संकेत। कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने कहा है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर बेवजह राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस इशू के बारे में जहां तक मैं अगर आपसे कहूं तो मुझे लगता है कि इस इशू पर बहुत ज़्यादा बाहर से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कल को कोई हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर कोई अपनी बात कहना शुरू कर दे, कल को कोई सिख अपनी शादी को लेकर बात कर दे, क्या वैध है और क्या वैध नहीं है, ये जो एक कानून में जो एक प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधान के हिसाब से ही देखा जा सकता है और देखना भी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से उनको एज ए सीएम क्या करना चाहिए अगर मुस्लिम महिलाएं उनसे मिल रही हैं, क्योंकि आप भी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, मैं सीएम नहीं हूँ। जब मैं सीएम होगा तो इस तरह के इशू सामने ही नहीं आएंगे। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बात हो रही हो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय कटियार खामोश रहें, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट एक मूवमेंट बनाना चाहिए जो बिल्कुल सही तरीके से काम की शुरुआत करेगा, और कह रहे हैं कि शुरुआत तो हो चुकी है इसके खिलाफ। अच्छी बात है, एक आंदोलन खड़ा करें सब मुस्लिम महिलाएं और उनके परिवार के लोग जिनका तलाक दिया जा चुका है, वो सब लोग अगर एक आंदोलन खड़ा करें। लेकिन पीड़िता क्या कह रही हैं ट्रिपल तलाक की, ये सुनना भी जरूरी है, और इसके बाद सीधा ले चलेंगे आपको बहस में। सीएम से मिले और हमें इतना मालूम है कि सबसे ज्यादा जो वक्त है उन्होंने हमें ही दिया है इस मुद्दे को लेकर के। उन्होंने जो है वो कहा है रीता जोशी जी के पास जो है रेफर कर दिया गया है और उससे वो रीड करेंगे। उन्होंने हमें बताया कि रीता बहुगुणा जोशी जी से हमारी बात हो गई है, हमने आपको जो आपका जो है वो मैटर उनको रेफर कर दिया है और इस बारे में जो है कोई ना कोई ठोस कानून बनाए जाएंगे। जिसके साथ में ये नाइंसाफी हुई है और इस ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग किया गया है, हम उसको कंडेम करते हैं और हम उसके साथ हैं, उस औरत के साथ में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनरलाइज करके उस पूरे प्रोविजन को ही वहां से हटा दें। तो अलग अलग पक्षों के बयानात आपने सुना। कोई कह रहा है कि एक मूवमेंट बन चुकी है, राज बब्बर साहब कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विनय कटियार साहब कह रहे हैं कि सही दिशा में कदम है, वहीं पर याचिकाकर्ता को भी सुना आपने। अब हम सीधा आपको ले चलते हैं बिग बुलेटिन के बिग पैनल के साथ एक बिग डिबेट में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं जाकिया सोनम, अहमदाबाद से आप जुड़ी हैं, संस्थापक हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। हमारे साथ अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रंजीता मेहता जी, कांग्रेस से इनका ताल्लुक है लेकिन समाज सेवी के तौर पर जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नीलम चौधरी जी, एडवोकेट हैं, ये भी समाज सेविका के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग साहब पीजीआई में कार्यरत हैं, समाज सेवक के तौर पर इस मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले रुख सीधा हम अहमदाबाद का करते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ जाकिया हैं, क्या कहेंगी आप? ये जो मसला है इसको लेकर अलग अलग तरीके के विचार आपने सुने, देखे।
हाँ मुकेश जी, विचार तो अलग अलग तरीके के जरूर सुने, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर के आई कि आज देश की आम मुसलमान महिला जागृत हो चुकी है। 85-86 में जब शाहबानू प्रकरण हुआ था, तब से लेके आज तक तब्दीली यही है कि आज एक आम मुसलमान महिला खड़ी हो रही है, वो इंसाफ मांग रही है। वो ये कह रही है कि जब अल्लाह ने मेरे साथ भेदभाव नहीं किया है, जब कुरान में ट्रिपल तलाक का कहीं जिक्र नहीं है, तो मेरी जिंदगी में ट्रिपल तलाक क्यों हो रहा है। वो कह रही है कि कुरान में निकाह हलाला नहीं है, फिर मुझे निकाह हलाला करने को क्यों कहा गया है। सो वो एज अ मुस्लिम अपने राइट्स मांग रही है, वो कुरान के दिए गए अधिकार मांग रही है, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक देश में नागरिक होने के नाते वो अपने अधिकार मांग रही है। तो ये एक हमारे देश में एक ये बहुत ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट है कि आम मुस्लिम महिलाएं जागरूक हो रही हैं और वो अपने अधिकार और वो समानता मांग रही हैं। अब रही बात जो पितृसत्ता की मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 3 तलाक जो हो रहा है वो सही है, जो कह रहे हैं कि निकाह हलाला, पॉलीगैमी, ये सब कुछ सही है, और अगर इसमें सुधार करने की बात आती है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे मजहब में दखल है। लेकिन असलियत में देखें तो यहाँ बात मजहब की है ही नहीं। यहाँ मजहब की आड़ में जो पितृसत्ता चली आ रही है, जो पुरुष प्रधान और स्त्री विरोधी मानसिकता जो चली आ रही है, उसको खत्म करने की यहाँ बात है। अब एक बात हमें यहाँ ये भी कहनी पड़ेगी कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और देश का संविधान है, और संविधान में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ संविधान में जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की भी बात की गई है। धर्म स्वातंत्र का अधिकार सभी नागरिक को दिया गया है, फिर वो महिला नागरिक हो चाहे पुरुष नागरिक। धर्म स्वातंत्र के अधिकार का कहीं भी मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि पुरुष नागरिक को खुली छूट मिले कि वो महिला नागरिक को कुचलता रहे। धर्म स्वातंत्र का अधिकार इंडिविजुअल राइट है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को दिया गया अधिकार है। किसी समूह या किसी गुट जैसे कि पर्सनल लॉ बोर्ड को विशेष रूप से दिया गया वो अधिकार नहीं है। और बात यहाँ धर्म की है ही नहीं, क्योंकि अगर कुरान में बिल्कुल जाकिया अभी वापस लौटेंगे। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, तकरीबन आज इसी इशारे को लेकर पूरे देश में अलग अलग ख्यालात सामने आ रहे हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। बात धर्म से हुई है, बात समान अधिकार की हो रही है, तो मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार क्यों नहीं है। हम एक बार प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब के पास जा रहे हैं। खालिद साहब, ये जो 3 तलाक का मसला है सुर्खियों में है, लेकिन आप क्योंकि राजनीति के विशेषज्ञ हैं, धर्म को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इसके पीछे क्या चल रहा है? राजनीति है, धर्म है, या कुछ और? देखो, ऐसा है कि ट्रिपल तलाक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम में मैरिज का कंसेप्ट क्या है। जी। इस्लाम में मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है, एक सैक्रोसेंट नहीं है जी, जिसमें दोनों लड़का और लड़की जो है इक्वल तौर पर एग्री करते हैं मैरिज करने के लिए। जी। मैरिज ना लड़का लड़की पर ना लड़की लड़के के ऊपर थोप सकती है। जब तक लड़की हाँ नहीं करती उस समय तक मैरिज नहीं हो सकती, बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक। दूसरी बात यह है ट्रिपल तलाक की बात। ट्रिपल तलाक कुरान में जो दूसरी सूरह है, सूरह अल बकरा, उसमें है अत्तलाक़ मर्रतान। ये बात 2-3 बार जो है कुरान में कई जगह के है। अत्तलाक़ मर्रतान मीन्स तलाक 2 बार है। जो हदीस है, क्या मायने हुए? थोड़ा जो लोग कम समझ पाते हैं तो उनको अगर हम डिस्क्राइब करके बताएं कि तलाक जो है वो 2 बार, यानी 3 बार नहीं बल्कि 2 बार दिया जाना है। अच्छा, मतलब जो 3 बार कहते हैं तलाक तलाक तलाक, ये 2 बार बोलना। जो हदीस है, देखो कुरान जो शरिया है, शरिया 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है, कुरान, हदीस और सुन्नत जी। जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि तलाक मर्रतान, तलाक 2 बार ही है। यानी पहली बार तलाक एक बार तलाक कह दो वो 1 तलाक है, वो 3 तलाक नहीं है। उसके बाद सेपरेशन है, वक्फा है, जिसमें दोनों लोगों को इकट्ठे आने की, रिश्तेदारों द्वारा, मध्यस्थ द्वारा या आपस के मेल जोल से इकट्ठा रहने की अपील की जा सकती है, दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं।
लेकिन अगर दूसरी बार भी तलाक हो जाता है फिर वक्फा है, तीसरी बार फिर तलाक है। यानी एक ही जगह पर एक ही बार पे तलाक 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 कह देना तलाक नहीं है, ये एक सूरत है जी। दूसरे लोग ये कहते हैं कि शरीयत से ये चीज भी साबित है कि एक बार ही तलाक 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 कह दिया कि तलाक हो गया तीनों दोनों। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इसके कि आप कहें कि ट्रिपल तलाक जो है वो गलत है, ये सही है, हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम के अंदर तलाक देने का सही तरीका क्या है। आपको अगर वो सही तरीके मैं सही समझ रहा हूं तो थोड़ा दर्शकों को भी हम ठीक से समझाने की कोशिश करेंगे कि 3 बार जो कह देते हैं तलाक तलाक तलाक, इससे आपका तलाक पूरे तरीके से हो जाए ये नहीं है। इसके 3 फेजेस हैं, लेकिन 3 फेजेस, हाँ, तो 3 फेजेस को हम नहीं अपनाते हैं जो मुस्लिम भाई हैं, और उसको फर्स्ट फेज को ही हम फाइनल बनाने की कोशिश करते हैं। यही बात कह रहे हैं? नहीं, वैसा है कि मुस्लिम भाई का मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान तलाक ही दे रहे हैं। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों में तलाक की शरह जो है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। मैं इंडिया में आपको बता दूं जहां तक फिगर्स जाती हैं, जो कुछ भी लोग अगर गलत तरीके से लेडी को सताने के लिए, किसी औरत को सताने के लिए तलाक का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हम सबको अपोजिशन करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पॉलिटिसाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि तलाक जो है एक बहुत ही पर्सनल किस्म की चीज है, 2 फरीकों के बीच है, जो इस्लाम दोनों को बराबर इक्वलिटी का वो देता है कि दोनों बराबर हैं। और तलाक में भी जो है एक तरह से बराबरता है, क्योंकि औरत भी तलाक ले सकती है, जिसको खुला कहा जाता है। अगर औरत जो है वो उसके साथ रहने के लिए किसी जायज वजह से तैयार नहीं है, वो सताता है, मारता है या और कोई वजह है, तो वो भी खुला ले सकती है। उसके भी अपने उसमें इस्लामिक लॉ के अंदर पूरी प्रोविजन दी हुई है। उस प्रोविजन में क्या होता है? जैसे उसमें ये है कि तो औरत जो है वो काजी के पास जाती है, वो बयान करती है कि दीज आर द रीजंस, इन रीजंस की वजह से औरत को काजी के पास जाना पड़ेगा, और जो मर्द है वो देखो कहे कि पीछे औरत जो है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इसके मुताबिक कि इस वजह से मैं इसके साथ नहीं रह सकती, वट एवर बी द रीजन। अगर वो रीजन वैलिड है, इवन इसमें भी आदमी भी अगर सोचे कि बिना किसी रीजन के तलाक दे दो, वो बिल्कुल गलत है। उसको हम सबको आपसे सहमत नजर नहीं आ रही हैं। जाकिया कुछ कहना चाह रही हैं, जाकिया कहिए। क्योंकि ये जो बिल्कुल एक तरफा जुबानी तलाक है, जो आदमी को गुस्सा आ गया तो उसने तलाक दे दिया, खाने में नमक कम पड़ा तो उसने तलाक दे दिया, बीवी ने फोन पे किसी से बात की तो तलाक दे दिया, वो किसी के साथ बाहर घूमने गई, अपने बहन भाई के साथ भी घूमने गई तो तलाक दे दिया। तो ये जो एक तरफा है, जो यूनिलैटरल तलाक देने का जो सिलसिला है, वो खत्म होना चाहिए। और जहां तक खुला की बात है, जब औरत, हमारे अनुभव में ये हम देख रहे हैं, देश भर में हम काम कर रहे हैं, तो जब भी औरत खुला लेने जाती है तो उसके सामने बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है। उसे कभी तलाक नहीं मिलता है, उसे कहा जाता है अपने बच्चे छोड़ दे, उसे कहा जाता है इतना लाख रुपया ला के रख। उसको एक तरह से समाज ऑस्ट्रेसाइज करने लगता है जब वो खुला का डिमांड करती है। तो ये दोनों समझने वाली बात है। मुस्लिम समाज की बात करें तो उसमें भी हिंदू समाज की तरह जो पुरुष प्रधानता है वो नजर आ रही है। जाकिया वापस आपके पास लौटेंगे, दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनकी भी राय जान लेते हैं। नीलम चौधरी हमारे साथ हैं। आप के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोगों के साथ हैं, और हिंदुस्तान में भी आप समाज सेविका के तौर पर काम करती हैं। अब ये जो नई मुहिम इसको कहें हिंदुस्तान में चली है, इसका जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या सोचना है? क्योंकि अगर हम कंट्री वाइज चलें तो हर एक जगह इसके अलग अलग तरीके से मायने निकलते हैं। देखिए मुकेश जी, जो ट्रिपल तलाक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारी दूसरी जो मोहम्मदन कंट्रीज हैं उनमें इस पे बैन है, वो ये अलाउड नहीं है। लेकिन वो इंडिया में भी प्रैक्टिस में है, और यही हमारा इशू है कि इंडिया में जो है वर्ल्ड की करीबन जो है 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भारत में रहती है, और करीबन 9 करोड़ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं विवाहित हैं, और उनके ऊपर हमेशा एक मेंटल इनसिक्योरिटी रहती है इस ट्रिपल तलाक की वजह से, क्योंकि ये इजीएस्ट वे ऑफ डिवोर्स है, आउट ऑफ कोर्ट डिवोर्स है। आप कहीं पर भी इसका फायदा उठा सकते हैं, और ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं।
और करीबन 65% ऑफ जो डिवोर्स हैं मोहम्मडन्स में जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ट्रिपल तलाक ओरल वे में ही होता है, मौखिक तौर पे, मतलब आपने व्हाट्सएप कर दिया या ईमेल कर दिया तो इस तरह से डिवोर्स हो जाता है। तो महिलाओं के ऊपर हमेशा एक ही मेंटल इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं कब 3 शब्द कह के वो एक विवाह नाम की चीज को खत्म कर देगा। नहीं, एक मेंटल इनसिक्योरिटी रहती है। अगर ये कहना है कि औरत 9 करोड़ औरतें जो हैं वो विवाहित हैं और सारे इस प्रेशर में हैं, इससे बड़ा झूठ जो है वो हो ही नहीं सकता। नहीं, एक मेंटल प्रेशर एक विवाहित महिला के ऊपर हमेशा रहेगा कि पता नहीं कब उसका परिवार। प्रोफेसर साहब, इनको एक बार जो अपनी अपनी बात है कहने दीजिए, जो बात है एक बार निकले और पूरा जो बहस का है वो मौका मिलेगा, एक दौर जो अपनी अपनी बात कह लें। डॉक्टर साहब के पास से चलते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग। अगर हम बात करें, जनरल बात करें, तो यहाँ पर जो सरकार है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस मसले पर कोई भी बात होती है तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, देखा भी जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, इस पर बहस में नहीं पड़ते हैं। आपके लिहाज से ये जो बात आ रही है ट्रिपल तलाक की, आप इसको किस तरीके से देखते हैं हिंदुस्तान में? देखिए मुकेश जी, ये जो ट्रिपल तलाक का सवाल है ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, ये प्योरली विशुद्ध एक सामाजिक विषय है और इसको रिलीजन के भी परिप्रेक्ष्य से बाहर देखा जाना चाहिए। इसमें क्या है कि ये सवाल है एक प्रक्रिया जो एक रिलीजियस सेटअप के अंदर अवेलेबल है उसके यूज और मिसयूज का है। ट्रिपल तलाक में जो मौखिक तौर पे तलाक देना, जैसे अभी वकील साहबा ने बताया है, वो उसका मिसयूज हो रहा है, जो क्लिप अभी आपने दिखाई, तो विषय वो है। इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, क्योंकि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका समय, स्थान, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज होता रहता है। तो ये जो सवाल है ट्रिपल तलाक का, ये इस प्रक्रिया के मिसयूज के सवाल है और प्योरली ये जो एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक सवाल है और इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर और इस परिप्रेक्ष्य से भी बाहर देखना चाहिए कि अगर इसको इसके ऊपर विचार किया जाएगा तो ये कोई किसी एक धार्मिक समुदाय की जाति पे हमला है। ये बिल्कुल एक वो जो औरतें जो फ्रिंज पे हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो इस प्रक्रिया के मिसयूज से प्रताड़ित हैं, उनके राइट्स की सिक्योरिटी के लिए एक मूवमेंट के तौर पे उसको देखा जाना चाहिए, खुले मन से इस पे विचार होना चाहिए और बिल्कुल किसी राजनीतिक जो चश्मे से बाहर रखा जाना चाहिए। जी रंजीता जी, एक महिला होते हुए आप क्या समझती हैं, क्योंकि महिला तो महिला है और जैसे जाकिया कह रही हैं और जिस तरीके का प्रोविजन है तो उस तरीके से हमें लग रहा है कि जो हमारा हिंदू समाज है और जो मुस्लिम समाज है इसमें एक तो कॉमन चीज़ है, पुरुष प्रधान है। यहाँ पर भी पुरुषों की ज़्यादा चलती है और वहाँ पर भी जो नियम कायदे दिख रहे हैं उसमें पुरुष हावी है महिलाओं पे। देखिए मुकेश जी, मेरा ये मानना है कि जो ये ट्रिपल तलाक है ये सरासर महिलाओं की, मुस्लिम महिलाएं अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनके हकों का हनन है। आज जब उनके हकों की हनन की बात आती है हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं, हम मुस्लिम लॉ की बात करने लगते हैं, हम धर्म की बात करने लगते हैं, हम जो लव जिहाद और ये जो पुरानी ढकेलुसी बातें हैं अब भी आज भी उसमें ही टिके हुए हैं और आज भी उसी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जबकि जो कंट्रीज हैं आज वो न्यू इन्वेंशंस की बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर हमारे पड़ोसी राज्य जो कि हमसे जनसंख्या में भी छोटे हैं, जो हमसे पॉपुलेशन में भी छोटे हैं, आज उनकी मानसिकता हमारे हिंदुस्तान की मानसिकता से बेटर है और वो इस चीज को मान चुके हैं कि ट्रिपल तलाक जो है वो महिलाओं के साथ क्रूरता है। और एक महिला जो एक व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव करती है, ये एक पहला केस नहीं है, बहुत ऐसे हिस्ट्री में भी केसेस हो चुके हैं जहां पर इसको मान्यता दी गई है और तलाक को माना गया है। फराह नाम की एक लेडी जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती है, उसने प्रॉपर इसके ऊपर एक केस किया था। दिखाया अभी हमने आपको जी नहीं सर, ये दूसरी फराह की बात कर रही हूँ। ये हैदराबाद से लेडी बिलोंग करती है और इसका हस्बैंड डेफ एंड डम। 15 साल इस लेडी ने शादीशुदा जिंदगी को बिताया और 3 बच्चे इसके। उसके बावजूद इसके हस्बैंड ने व्हाट्सएप के ऊपर जो कि वो कहता कि मैंने मैसेज कर दिया और उस तलाक को लेकर वो कोर्ट में गई कि जब हमें तलाक देना होता है तो एक व्हाट्सएप जरिया बनाया जाता है और जब हमारी कंपनसेशन की बात होती है और हमारी जिंदगी की बात होती है तो हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये इनजस्टिस कब तक चलता रहेगा? वैलिड पॉइंट है और बहुत वैलिड पॉइंट है मसला, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा है, उनकी समानता के अधिकार से जुड़ा है, लेकिन साथ साथ जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके धर्म से, उनके समाज से, उनकी परंपराओं से जुड़ा है।
तो मसला बहुत संजीदा है और इसे बहुत ही संजीदगी के साथ हम समझने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा हम कॉमर्शियल ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक की बिग डिबेट, ये जो 3 हर्फ हैं तलाक तलाक तलाक, ये क्या वाकई मुस्लिम बहनों की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए काफ़ी हैं या असलियत कुछ और है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन के बिग डिबेट का मौजू है 3 हर्फ तलाक तलाक तलाक। और ये 3 हर्फ कई मुस्लिम बहनों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं और इसको लेकर अब एक आवाज़ उठने लगी है हिंदुस्तान में। और इस आवाज़ के क्या मायने हैं, 3 तलाक के क्या मायने हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है और ये अगर प्रथा है या कुप्रथा है, इसको अब मुस्लिम बहनें किस तरीके से देख रही हैं, ये आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म की बात है, समाज की बात है, संजीदा बात है, तो कोशिश यही है कि इसको समझें और आपको समझाएं। पैनल में आप देख पा रहे हैं हमारे साथ तो वरिष्ठ पैनल मौजूद है। आप सबका भी ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर से हम रुख जाकिया सोनम का करेंगे, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। जाकिया जी, ये जो आपने आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया, तो इसका रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? क्योंकि आप उसी समाज से आती हैं, तो जाहिर है कि आपके लिए इसके मुखालफत करना, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना कोई राह आसान नहीं रही होगी। और अब आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? मुकेश जी, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो साधारण मुस्लिम महिलाएं हैं जो हमारे पास अलग अलग राज्यों में आ रही हैं पिछले 5-6 साल से, वो ये कह रही हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, रातों रात तलाक 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 कह के घर से निकाल दिया जाता है। मैं कहाँ जाऊं, मेरे बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे अपने बच्चों की परवरिश करूं, तो इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो साधारण मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्हीं से ये पूरा आंदोलन छेड़ने की प्रेरणा मिली है। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, तो आम लोग हैं और जो आम महिलाएं हैं वो खुद कुरान पढ़ रही हैं, कुरान के तर्जुमे पढ़ रही हैं, वो कुरान की जो अलग अलग तफसीरें हैं, कमेंट्रीज हैं, वो पढ़ रही हैं और वो खुद से जान रही हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका है, वहाँ हमारा संविधानिक आर्ग्यूमेंट जरूर है, लेकिन संविधानिक आर्ग्यूमेंट के साथ साथ हमारा इस्लामिक आर्ग्यूमेंट भी है, जहाँ हमने वो सारी कुरान की आयतें पेश की हैं जहाँ अल्लाह स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर संबोधन करके अपनी बात जो मेरा सवाल था वो सवाल ये था, ये जो आप आवाज़ उठा रही हैं लगातार, और जैसा कि आपकी बातचीत से भी अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो समाज है, हिंदुस्तान का जो समाज है, भले ही वो हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, पंजाबी समाज है, इस समाज में आज भी जो डोमिनेट करता है पुरुष वर्ग करता है। तो जब आप ये बीड़ा उठा के निकली, तो फिर जो आपका समाज है वहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? इतनी राह आसान नहीं रही होगी, ये सवाल था मेरा। जी 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 मुकेश जी, महिलाओं से बहुत भारी सपोर्ट मिल रहा है। कई सारे पुरुष भी इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चंद धर्मगुरु टाइप के, जो रूढ़िचुस्त टाइप के लोग हैं, जो थोड़े कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मुखालिफत भी मिल रही है। और क्योंकि हमारे संगठन में हम सब महिलाएं हैं, तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे पर्सनल अटैक्स भी किए जा रहे हैं। और
एक तरह से हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन की भी भरपूर कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के जरिए हमारे बारे में अनाप शनाप काफी सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं पिछले 1.5 से 2 साल से। लेकिन क्योंकि सारी महिलाएं हमारे साथ हैं और काफी प्रमाण में पुरुष समाज भी हमारे साथ है, कानून हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो हम डर नहीं रहे हैं और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी हैं जो वापस आपके पास से लौटने प्रगतिशील सोच रखते हैं की कोशिश करेंगे। जाकिया, एक बार रुक करते हैं एडवोकेट नीलम चौधरी का। बात कानून की हो रही है, बात समाज की हो रही है, तो कानून की दृष्टि से देखें तो ये एक अलग मैटर बन जाता है, धार्मिक दृष्टि से देखें तो फिर मसला कुछ और है। तो कितना मुश्किल है इस तरीके से निपटना, इस तरीके के जो मसले आ रहे हैं। हालांकि जो कानून है वो तो शायद सबके लिए एक ही होगा, आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकती हैं। जी देखिए मुकेश जी, ये जो ट्रिपल तलाक जो अचानक ही जब किसी महिला को दे दिया जाता है, कई बार तो वो प्रेग्नेंट भी होती है, उसको रातों रात सड़क पर छोड़ देते हैं, तो उसकी हालत बहुत बदतर हो जाती है। और ऐसे ही केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी किया है। तो उसी पर ही अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इन छुट्टियों में शुरू हो जाएगी और एक 5 जजेस की एक बेंच है वो भी कंस्टिट्यूट हो चुकी है। और जो चीफ जस्टिस JS कहर हैं, उन्होंने कहा भी है कि हम गर्मी की छुट्टियां रद्द करके, क्योंकि ये एक ग्रेव मैटर है, गंभीर मुद्दा है जिस पर की बहस होनी चाहिए, और इसलिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, ये जो मुद्दा है, क्योंकि ये इसमें पर्सनल लॉ भी बीच में आता है और हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी, कौन किससे ऊपर है उस पर भी उसमें डिसीजन होगा, इसकी लीगल पोजीशन पे भी, वुमेन के राइट्स क्या हैं, इन सारी चीजों को लेकर ट्रिपल तलाक पर बहुत सीरियसली, क्योंकि एक मुद्दा एक हर एक महिला से, मुस्लिम महिला से जुड़ा हुआ है, और करीबन आप देखिए 95% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है। ये अपने एक सर्वे की रिपोर्ट है। और हमारे 2011 के सेंसस में करीबन ऐसा है कि करीबन 50% जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका विवाह 14 से 19 उम्र की में ही हो जाता है। ना वो पढ़ लिख पाती हैं, ना ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। फिर जैसे अगर उन्हें अचानक तलाक दे दिया जाए तो वो ना तो कुछ कमा खा पाती हैं, ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाती हैं, तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसलिए जो ट्रिपल तलाक जो एक धब्बे की तरह उनके ऊपर है, एक डर की तरह उनके साथ रहता है, इस पर हमारे समाज को सोचना बहुत जरूरी है और जुडिशरी भी इसलिए बहुत चिंतित है और इस बार उस पर काफी समय भी दिया जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब आपके पास आ रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ा रहे हैं, राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी राज बब्बर साहब को आपने सुना होगा कि ये जो मसला है एक सामाजिक मसला है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके विचार से इस मसले को लेकर क्या हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है? देखो, इसके 3 पहलू हैं। एक तो है धार्मिक पहलू है। धार्मिक पहलू ये है कि क्या कोर्ट जो है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट स्क्रिप्चर को री इंटरप्रेट कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि अगर री इंटरप्रिटेशन की जाती है तो ये समझ लो है कि दिस इज लाइक री राइटिंग कुरान। इसलिए वो इस चीज को इस तरीके से लेती है कि अदालतें जो हैं, जुडिशरी जो है, वो स्क्रिप्चर्स को, कुरान को री इंटरप्रेट नहीं कर सकती। वो उलमा का मसला है। एक तो यह धार्मिक मसला है। दूसरे जो है इसका मसला है जिसको हम कहते हैं सोशल मसला है। सोशल मसला यह है कि वो औरतें जिनके साथ इस तरह का अत्याचार होता है, क्योंकि जो कुरान की या हदीस की प्रोविजन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं या करते हैं, उनके खिलाफ सामाजिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी उनकी अपोजिशन होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज जो है वो पॉलिटिकल मसला है। पॉलिटिकल मसला ये है कि आमतौर पर लोगों के दिमाग में ये आता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में है और बीजेपी हमेशा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको रद्द करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती रही है कि उसकी तरफ एक कदम है, इसलिए हमें इसको अपोज करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए ये तीनों मसले जो हैं इनको अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है और देखा भी जा रहा है। पॉसिबल है अलग अलग चश्मे से इन तीनों मसलों को देखें और हल भी निकल जाए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखो ऐसा है, मैं ये कहता हूं कि इसका हल निकल सकता है। हल ये है कि इसकी एक जो उलमा है
क्योंकि कुरान इस्लाम में एक चीज है इज्तिहाद। इज्तिहाद मीन्स कि हम इसको रीलुक कर सकते हैं चीजों को हालात के मद्देनजर देखते हुए। इसलिए मैं ये मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि जो उलमा है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उलमा है इंडिया के अंदर, उनको बैठ कर के तलाक को किस तरीके से इस चुंगल से निजात दिलाई जाए कि इसके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और तलाक का सही तरीका क्या है उसके ऊपर सबकी राय बननी चाहिए। जी, हमारे साथ आपके जैसे एक और बुद्धिजीवी पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग साहब। जो ये सारी चीजें हैं ये आज से नहीं सदियों से चली आ रही हैं और जाहिर है कि उस वक्त के हालात और सन 2017 के हालात काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो वो जो हालात थे, वो जो कानून थे, वो आज भी चले आ रहे हैं। तो इसको आप बुद्धिजीवी के तौर पर कैसे देखते हैं? जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो इसके बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं इस चीज़ को समझते हैं, एक बार दोबारा बैठने की ज़रूरत है। बिल्कुल मुकेश जी, हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो देश के अंदर एक ऐसा प्रोविजन रखा है कि कोई भी अगर संविधान को दोबारा रीलुक करने की जरूरत पड़े या कोई नए कानून बनाने की जरूरत पड़े या पुराने कानूनों में संशोधन करने की जरूरत पड़े, तो एक तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है जी। तो उसमें सभी समुदायों की जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दूसरा उस पर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, लोकसभा, राज्यसभा, और वो सरकार उसको नोटिफाई करती है। उसमें सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, वो अपनी राय भी दे सकते हैं और उनके ऊपर स्पेशल कमेटीज भी बनाई जाती हैं और कमेटी क्लॉज बाय क्लॉज उसको स्टडी करती है। जैसा मैं प्रोफेसर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, विषय कुरान को रीलुक करने का नहीं है, विषय है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के तरीके को, सही या गलत तरीके को आइडेंटिफाई करने का और गलत तरीके को बैन करने का और सही तरीके को देश के कानून में इनकॉर्पोरेट करने का। क्योंकि कई जो लोग हैं, सभी नहीं, कुछ परसेंट हो सकते हैं, उनकी परसेंटेज 1% भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, काफ़ी कम भी हो सकती है। वो इन चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। अभी आपने इतने क्लिप दिखाए हैं, और मिसयूज होना किसी भी सामाजिक या कानूनी प्रक्रिया का अगर मिसयूज हो रहा है तो ये पूरे समाज का दायित्व बन जाता है कि उसको बंद किया जाए और उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये फिर मानसिकता से कह रहे हैं कि अगर इसको दोबारा विचार किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के संविधान में एक बना हुआ सिस्टम है, तय सिस्टम है, और उसमें सबकी नुमाइंदगी है। और जैसा प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा विचार दिया है कि उसमें जो पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान उलेमा हैं, उन सब की सहमति से वो तरीका ढूंढा जाए। और लेकिन ये एक गंभीर विषय है और इसको मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को, समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, क्योंकि मामला विस्फोटक भी हो सकता है। जाकिया के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं रंजीता जी के पास। रंजीता जी, प्रोफेसर साहब को सुना आपने, डॉक्टर साहब को सुना, एडवोकेट साहिबा को सुना, जाकिया को सुना, क्या लगता है? क्योंकि ये पूरा समाज हमारा अपना समाज है और विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, और ये जो मसला है ये मिल बैठकर सॉल्व हो सकता है, या इसके लिए सख्त कानून की ज़रूरत आपको लगती है कि होना चाहिए? जो अधिकार हिंदू महिला को हैं वो अधिकार मुस्लिम महिला को क्यों ना मिले? देखिए मुकेश, केवल मुस्लिम महिलाएं ही इस चीज से पीड़ित नहीं हैं, बहुत सी हिंदू महिलाएं भी हैं जो इस दायरे में आती हैं। अगर हम बात करते हैं रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है पिछले सालों से 18 सालों से भी ज्यादा सालों से अपनी महिला को बिना तलाक से छोड़े बैठे हैं। तो इस चीज में राजनीति ना करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर हम सर्वेस की बात करते हैं तो न्यूज 18 का ही सर्वे, जिसमें 10 राज्यों में सर्वे कराया गया, और उसमें 83% ऑफ द मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो इसके पक्ष में है कि इसके ऊपर तब्दील होना चाहिए, इसमें जो है चीजों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हकों का हनन हो रहा है। आज हम रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ पुरुष प्रधान जो सोच है उसको एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं कि धर्म की आड़ में वो इसका मिसयूज करते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। आज 1985 में जो शाह बानो का केस था, वही चीज आज 2017 में हम फरहा के केस में डिस्कस कर रहे हैं कि उसको भी तलाक दिया गया और उसको नाम मंजूर है, वो अपने कंपनसेशन के लिए डिमांड कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम महिलाएं
अब जैसे हमारी बहन ने बताया कि वो पढ़ी लिखी हो रही हैं, वो कुरान पढ़ रही हैं, उनको अपने हकों के बारे में पता चल रहा है, तो जरूरत है कि इसके ऊपर दोबारा बहस भी हो और बहकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उसमें जो तब्दीली होनी चाहिए उसको जल्द से जल्द तामील में लाना चाहिए, ताकि जो महिलाएं इसको लेकर प्रताड़ित हैं और अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, उनकी वो सोशल सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी है, तो वो जल्दी से जल्दी दूर की जा सके। जाकिया, आपके पास एक बार फिर हम लौट रहे हैं। रंजीता कह रही हैं कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन पीड़िता जो हैं वो अपने केवल मुस्लिम महिलाएं ऐसा नहीं है। रंजीता कह रही है हिंदुओं में भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुहिम है ये रंग लाएगी, समाज का, मुस्लिम समुदाय का इसमें साथ मिलेगा? क्योंकि अभी दो जो मुख्य समुदाय हैं आपका, शिया सुन्नी, उन दोनों के विचार अलग अलग आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, दूसरा कह रहे हैं कि हमारी धर्म की बात है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो फिलहाल तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि देश की पार्लियामेंट एक मुस्लिम फैमिली लॉ बनाए। जैसे पार्लियामेंट ने 55 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, 56 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया, जैसे पार्लियामेंट ने क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में 2010 तक लगातार सुधार किया, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में भी सुधार किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं का जो लीगल डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है वो खत्म हो। और मैडम ने बात बिल्कुल सच बताई कि पितृसत्ता का चलन सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। तो ये हरगिज मैं नहीं कह रही हूँ कि हिंदू महिलाएं या क्रिश्चियन महिलाएं या पारसी महिलाएं बहुत सशक्त हो चुकी हैं। नहीं, महिलाएं सब जगह पीड़ित हैं, लेकिन जहां तक कानून के प्रावधान की बात आती है तो बाकी हमारी जो बहनें हैं जो अन्य धर्मों को बिलोंग करती हैं उनके पास कानून का प्रावधान है जो कि हम मुस्लिम औरतों के पास नहीं है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि संसद का ये संवैधानिक दायित्व है एक और अभी हम इस डिबेट में बैठने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो कुछ देश हैं जो बहुत आगे पहुंच चुके हैं, इतना आगे कि उन तक पहुंचने में हमें शायद अभी 20-25 साल तो आराम से लग जाएंगे। बात यूरोप की करें, अमेरिका की करें, तो उनके जो संसाधन हैं उनसे हम काफ़ी पीछे हैं। वहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पर जो कानून लागू होता है वो सभी लोगों पर होता है, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी दूसरी धर्म से उसका ताल्लुकात हो। लेकिन वहाँ पे अगर डिवोर्स आपको लेना है या आपको अलग होना है, पति है पत्नी है, तो उसको उसी कानून का पालन करना पड़ेगा जिसके बाकी समुदाय के लोग करते हैं। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा मुकेश जी कि जो ये पश्चिम के जो देश हैं वहाँ पे देश का कानून लागू होता है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में विविधता की बात है, हमारा संविधान विविधता को और प्लूरलिज्म को और डाइवर्सिटी को अपहोल्ड करता है। हमारा संविधान तो ये जो विविधता है, ये जो विविधता है इसी को हम समझना चाहेंगे। ये जो विविधता है ये वोट बैंक की विविधता है? नहीं, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही आज ये हालात का जो सर्जन हुआ है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हमारे संविधान के मुताबिक सभी धर्म के समुदायों को उनके अपने पर्सनल लॉज का अधिकार दिया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू कोड बिल है, इसीलिए हमारे यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के कानून है, पारसी समुदाय के कानून है, जैन समुदाय के कानून है। ये सिर्फ मुस्लिम कानून में सुधार का जो रेजिस्टेंस रहा है एक कट्टरपंथी वर्ग की तरफ से, उसके चलते मुस्लिम समुदाय के कुरान में जो औरतों को अधिकार दिए गए हैं वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए हैं। उसके चलते 3 तलाक जैसी घटनाएं, हलाला जैसी घटनाएं हो रही है। तो पहले हम चाहते हैं कि वी शुड बी ब्रॉट एट पार विथ आवर अदर सिस्टर्स। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रश्न एक दूसरा प्रश्न है जो कि पूरे देश की जनसंख्या को लागू है।
वो प्रश्न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, वो सारे ही धर्मों के समुदायों के लिए है। ट्रिपल तलाक को खत्म करना, मुस्लिम कानून में सुधार करना, ये एक अलग प्रश्न है, क्योंकि हमारा नीलम चौधरी जी, हमारा जो लीगल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको पहले खत्म होना चाहिए। वी शुड बी ब्रॉट एट पार विद आवर सिस्टर्स फ्रॉम अदर फेथ। है कि सभी धर्म समुदाय के लोगों को एक तरीके से ट्रीट किया जाए, खासतौर से जब ये डिवोर्स वाला मामला है, या हर एक धर्म के लिए अलग अलग तरीके से जजमेंट दी जाती हैं। लास्ट 30 सेकंड है जी। हाँ। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं और यहाँ पे हमारे सारे रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए सबको फ्रीडम है और उसी हिसाब से उनके सबके अपने अपने पर्सनल लॉज भी हैं। और यहाँ जो सवाल है वो एक ट्रिपल तलाक का है, और वो भी एक तरीका जो ओरल वे में जो आउट ऑफ कोर्ट डिवोर्स दिया जाता है उसके बारे में। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे आसपास जो मुल्क हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन्होंने इस पे बैन किया हुआ है। जो हमारा मुद्दा है वो तलाक इटसेल्फ नहीं है, तलाक का जो तरीका है कि एकदम से 3 शब्दों में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। नीलम जी आपका और जाकिया जी, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग और रंजीता मेहता जी। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट इस मसले पर और लंबी हम चला सकते हैं और ये जो मसला है इसको और समझने की कोशिश कर सकते हैं। मसला सदियों से चला आ रहा है तो जाहिर है कि मिनटों में सुलझेगा भी नहीं, लेकिन एक आप कहें कि इसकी तरफ मूवमेंट बनना शुरू हुआ है। और ये जो मूवमेंट हिंदू, मुस्लिम, सिख या जो दूसरे समुदाय की तरह जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी उनका हक मिलेगा बाकी महिलाओं की तरह। अब कब मिलेगा इसका फैसला तो अभी अदालत में ये केस चल रहा है उससे होगा, और समाज जो है मुस्लिम समाज वो इसके लिए कितना तैयार है ये देखा जाना भी अभी बाकी है। लेकिन बिग बुलेटिन को यहीं पर विराम देने का वक्त आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।